ओके जी। सो अब बहुत आसान सी बात है कि अगर एक पेशेंट जो है वो मुझे लग रहा है कि उसको कोई लिवर का मसला है तो मैं इसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करूँगी। अब इसमें जो मोस्ट कॉमनली इन्वेस्टिगेशंस आपने सुना होगा, जिस पेशेंट के LFTs करा लें। LFTs में बेसिकली क्या चेक हो रहा होता है? ALT होता है, AST होता है, AP होता है, GGT होता है, बिलिरुबिन के लेवल होते हैं। लेकिन वो एक मिसनोमर से टर्म है। क्यों? अभी हम बात करेंगे। मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो कौन सी है जो हमें लिवर के फंक्शन के बारे में बताएगी। वो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या है, सो वो हमने देखना है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि लिवर की वजह से दो मसले हो सकते हैं। एक तो बाइल के रिटेंशन, जिसको हम कहेंगे कोलेस्टेसिस। सो कोलेस्टेसिस को कैसे रूल आउट करना है। और एक ये हो सकता है कि अगर लिवर आपका ठीक काम नहीं कर रहा तो आपको पता है लिवर के अंदर बिलिरुबिन ने कॉन्जुगेट होना है और बॉडी से एक्सक्रीट होना है। सो इफ़ वहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगी, बिलिरुबिन रिटेन होगा, उसकी रिटेंशन होगी तो जॉन्डिस हो जाएगा। सो जॉन्डिस में किस तरह से पेशेंट को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको लग रहा है कि कोई कार्सिनोमा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है वो ट्राईफेजिक स्कैन करते हैं लिवर का। सो ट्राईफेजिक स्कैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरह के इसके पोर्शंस है। ट्राईफेजिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 फेसेस होती हैं। एक हम डाई इंजेक्ट करने से पहले, कंट्रास्ट इंजेक्ट करने से पहले एक ग्राफ लेते हैं, एक उसके 30 सेकेंड्स बाद लेते हैं और एक 60 सेकेंड्स के बाद लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ट्राईफेजिक कहा जाता है। नाउ सबसे पहले बेटे हम लोग बात कर लेते हैं LFTs की। नाउ LFT से क्या मुराद है? LFT से ये मुराद है लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। और इसमें हम लोग बहुत सारे एंजाइम्स चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ALT जो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, AST जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और उसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये ज़्यादातर तब रेज्ड होता है जब आपका जो बिलरी डक्ट का एपिथेलियम है वो डैमेज हो रहा हो ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, और उसमें से ये रिलीज़ होता है। गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज और बिलिरुबिन, ये नॉर्मली हम एज एन LFT चेक करते हैं। लेकिन बेटे ये मिसनोमर सी टर्म है, ये हमें लिवर का फंक्शन तो नहीं बताते, बल्कि ये तो तब ज़्यादा हुए हुए होते हैं जब लिवर के अंदर क्या है, हिपैटोसेलुलर डैमेज है। सो ये डैमेज को इंडिकेट करते हैं, ये फंक्शन को इंडिकेट तो नहीं करते। सो फिर इसका मतलब है कि फंक्शन के लिए जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है वो क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि लिवर का एक काम है क्लॉटिंग फैक्टर बनाना, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है एल्ब्यूमिन बनाना। सो मैं चेक करूँगी कि जो एल्ब्यूमिन है उसकी कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है सर्कुलेशन में, और क्लॉटिंग फैक्टर से जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो हम चेक करेंगे। सो इससे हमें पता चलेगा कि लिवर फंक्शन नॉर्मल कर रहा है या नहीं, क्योंकि उसके फंक्शन में शामिल है एल्ब्यूमिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर बनाना। तो अगर तो ये नॉर्मल है तो इसका मतलब है लिवर नॉर्मली काम कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। सो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो लिवर की फंक्शनिंग के लिए किया जाता है दैट इज सीरम एल्ब्यूमिन एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। उसके बाद जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये सारे के सारे एंजाइम्स तब रेज्ड हो जाते हैं जब हिपैटोसेलुलर डैमेज है। और हिपैटोसेलुलर डैमेज में उसने दो बातें इंडिकेट की हैं। उसने कहा जो ALT है वो ज़रा ज़्यादा स्पेसिफिक होता है क्योंकि वो लिवर में ही होता है, और जब लिवर की इंजरी होगी तो ज़ाहिर है उसके लेवल रेज्ड करेंगे। लेकिन इफ़ AST रेज्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिवर में डैमेज है, कहीं और भी हो सकता है, क्योंकि AST बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि लिवर सेल्स में होता है, स्केलेटल मसल्स के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा हम देखेंगे तो कार्डियक मसल्स में भी होता है। सो कार्डियक इशूज़ में भी इसके लेवल MI के बाद भी रेज्ड हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये किडनीज जो हैं उनमें भी होता है और ब्रेन में भी होता है, ठीक है। सो इसके लेवल बहुत सारी कंडीशंस में रेज्ड हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये एंजाइम ALT, AST, अल्कलाइन फॉस्फेटेज कब रेज्ड होते हैं, कब डैमेज कब होता है, जब अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है यानी अल्कोहल की वजह से हुआ है, या फिर अगर हम देखेंगे एक्यूट हेपेटाइटिस है या क्रॉनिक हेपेटाइटिस है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है, टॉक्सिक ड्रग्स ली हुई हैं या इवन ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है। लेकिन ये एंजाइम मोस्टली रेज होते हैं जब सिरोसिस नहीं हुई हुई। वंस अगर आपके लिवर के अंदर सिरोसिस हो गई है तो फिर रिजर्व ख़त्म हो जाते हैं, ये एंजाइम भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं और फिर इनके लेवल फॉल करते हैं। सो मैं ये बता रही हूँ कि लिवर की इंजरी में इनिशियली ये एंजाइम रेज्ड होते हैं, लेकिन जब सिरोसिस हो जाती है, लिवर काम नहीं करता, उसमें ये एंजाइम भी नहीं होंगे, रिजर्व्स ख़त्म हो जाएंगे, तो ये एंजाइम्स भी डिक्लाइन कर जाएंगे, ठीक है। दूसरी हेडिंग आपकी बुक के अंदर दोबारा से वही दी हुई है कि लिवर का जो सिंथेटिक फंक्शन है, सिंथेटिक फंक्शन चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि लिवर का सिंथेटिक फंक्शन टेस्ट करने के लिए हम सीरम एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करते हैं, वही एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। तकरीबन 10 ग्राम डेली एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर तकरीबन 15 से 20 दिन तक का ना प्रोड्यूस होकर रिलीज़ हो रहा होता है, तो इतना जल्दी हमें अगर मैं एल्ब्यूमिन मेजर करूँ तो मुझे लिवर इंजरी के बारे में
पता नहीं चलेगा। उसके अलावा जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं एक्सेप्ट 8 वो भी बड़े इंपॉर्टेंट मार्कर साबित हो सकते हैं लिवर का सिंथेटिक फंक्शन देखने के लिए। सो हम ये कह सकते हैं कि चूँकि अगर 10 ग्राम आज बन गया तो वो 15 से 20 दिन जो है वो ऑलमोस्ट आपके सीरम में रेज्ड रहेगा। एक्यूटली आपको नहीं पता चलेगा कि लिवर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हो सकता है वो ना काम कर रहा हो लेकिन सीरम में उसके लेवल तो ठीक हो, क्योंकि वो पहले के बने हुए थे 10 ग्राम डेली का बन जाता है। इसलिए जो क्लॉटिंग फैक्टर चेक करते हैं हम प्रोथ्रोम्बिन, वो बेस्ट मेजरमेंट है इन दोनों में से भी, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ठीक है, उसके बाद बेटे थर्ड चीज़ हमने कहा कि हमने क्या देखनी है, कोलेस्टेसिस देखनी है। और मैंने आपको ये बात बताई है कि नॉर्मली हमारा जो लिवर है वहाँ से ज़ाहिर है बाइल की सिंथेसिस होती है, और बाइल की सिंथेसिस जब लिवर से होती है बाइल सॉल्ट से, तो वो लिवर जो बाइल जो है वो ट्रेवल करता है थ्रू हेपेटिक डक्ट्स एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट इनटू द गॉल ब्लैडर। ठीक है, और गॉल ब्लैडर से फिर जब भी स्टिमुलस आता है, आप कोई फैटी मील लेते हो, कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है, वो गॉल ब्लैडर को जाके कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तो गॉल ब्लैडर से वो बाइल सिस्टिक डक्ट में आती है, और सिस्टिक डक्ट से कॉमन बिलरी डक्ट में, एंड कॉमन बिलरी डक्ट जाके ड्यूडेनम में ओपन होती है, और वहाँ से वो इंटेस्टाइन में जाता है और एज अ वेस्ट कुछ एक्सक्रीट होता है, कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एक बाइल का नॉर्मल पैसेज है, इसकी फॉर्मेशन यहाँ से होनी है, स्टोरेज इसकी यहाँ होनी है, और रिलीज इसने जाके ड्यूडेनम में होना है। ओके, अब क्या है कि अगर लिवर के अंदर कोई मसला है, ठीक है, और उसकी वजह से बाइल की रिटेंशन शुरू हो गई है, यानी बाइल बनती तो है लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ ब्लॉकेज है, तो बाइल की रिटेंशन जब बेटे शुरू होती है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोलेस्टेसिस। ठीक है, जब क्या होती है बाइल रिटेंशन। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, पेशेंट आता है इरिटेशन और इचिंग के साथ, उसको हाथों पाँव में बहुत जब खारिश होती है ना, तो मेरे दिमाग में फ़ौरन ये जाता है कि बाइल सॉल्ट्स की रिटेंशन चल रही है। प्रेगनेंसी में भी ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस होता है जिसमें बाइल सॉल्ट्स जो हैं और बाइल जो है वो रिटेन हो रही होती है। अब ये जो रिटेंशन है ये क्यों हो सकती है, इसका कोई हेपेटोसेलुलर मसला भी हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, जिसके बाद जो है वो बाइल रिटेन होना शुरू हो गई है ना। जब बाइल रिटेन होती है तो कौन से एंजाइम रेज्ड होते हैं, नंबर 1 बेटे आपने याद रखना है कि जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो रेज्ड होता है, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज भी रेज्ड होता है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बिलिरुबिन, क्योंकि वो भी इसके साथ एक्सक्रीट हो रहा होगा, तो अगर कहीं पर भी ब्लॉकेज है तो बिलिरुबिन भी आगे नहीं जा रहा होगा, सो बिलिरुबिन के लेवल भी रेज्ड होंगे। ठीक है, लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेटेज इतना ज़्यादा लाइक AST इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि वो बोन्स के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो उसके मसलों में भी रेज्ड हो सकता है। ठीक है, और आपने याद रखनी है कि जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, मैंने आपको बताया कि जो बिलरी डक्ट का एपिथेलियम है उसके अंदर पड़ा हुआ होता है, तो जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसके बाद यहाँ से ये रिलीज़ होता है, तो इंडिकेट कर सकता है ये बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन को। क्लियर। दूसरी बात है GGT, तो वो भी बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन के केस में ही रेज्ड होता है। अब ये तीनों एंजाइम कब कब रेज्ड हो सकते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है या GGT है, इनके लेवल कब इंक्रीज होते हैं, जब एक तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है तब ही इंक्रीज हो सकते हैं, कोई पेनक्रियाटिक डिजीज़ है तब भी इंक्रीज हो सकते हैं, MI के बाद भी इंक्रीज होते हैं, और उसके बाद जो है वो जैसे अभी हमने कहा कि कोलेस्टेसिस है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस केस पे भी ये रेज्ड होंगे। क्लियर। सो अगर कोलेस्टेसिस है, पेशेंट इचिंग के साथ आ रहा है, तो उसमें हम AP GGT बिलिरुबिन के लेवल करा सकते हैं, लेकिन ये इतने स्पेसिफिक नहीं। ना द लास्ट थिंग इज जॉन्डिस, वो भी यही बात है बेटे कि आपको पता है कि जो बिलिरुबिन है, अब जॉन्डिस की भी जल्दी से देख लेते हैं, आसान सी बात है। हमें पता है कि जब बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड टूटता है, यानी ब्लड टूटता है तो क्या होती है, हेमोलिसिस होती है। हेमोलिसिस की वजह से क्या रिलीज़ होता है, बिलिरुबिन रिलीज़ होता है। ये बिलिरुबिन कंबाइन करता है एल्ब्यूमिन के साथ और लिवर में आता है। लिवर में आके लिवर में इसकी होती है कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन के बाद ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है, और ये ट्रैवल करता है टू ड्यूडेनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये बॉडी से एज अ वेस्ट कुछ जो है वो फीकल मटेरियल के अंदर और कुछ किडनीज़ की तरफ जाके यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अब मसला कब आता है, मसला तभी आता है जब ज़ाहिर है कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, एक तो या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे आगे डक्ट्स में, सो ये आगे ट्रैवल करके नहीं जा सका। दूसरा ये कि लिवर के अंदर मसला है, लिवर के अंदर अगर मसला है और इसकी कॉन्जुगेशन नहीं हुई, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन से पहले ये अच्छा एक तो मसला ये है कि शायद हेमोलिसिस ही बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, सो जो जॉन्डिस के कॉजेज़ है ना, अच्छा अब मैं पहले 2-3 बातें बताती हूँ फिर बताती हूँ। सो हमने कहा कि नॉर्मली बिलिरुबिन इस तरह से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, और नॉर्मल प्लाज्मा के अंदर इसके लेवल जो है वो 1 mg पर डेसीलीटर होते हैं या इससे भी कम होते हैं। इफ़ इसके लेवल 2.5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होंगे तो बॉडी के अंदर जो है वो येलो रिश डिस्कलरेशन शुरू हो जाती है, स्किन की, स्क्लेरा की, म्यूकस मेम्ब्रेन की, और इस कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस। तो बात ये है कि ये बिलिरुबिन 2.5 से ज़्यादा क्यों हुआ। एक रीज़न ये हो सकती है प्री हेपेटिक कि शायद इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, हेमोलिसिस ज़्यादा हो रही है, ऑटोइम्यून हेमोलिसिस है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, मल्टीपल कॉजेज़ हैं।
दूसरी इसकी हेपेटिक रीज़न ये हो सकती है कि लिवर के अंदर शायद इसकी कॉन्जुगेशन ही नहीं हुई, लिवर ने काम ही ठीक नहीं किया। सो इफ़ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है तो इसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं, तो हेमोल्सा ज़्यादा है या लिवर में उसकी कॉन्जुगेशन ही नहीं हुई, ठीक है। या हो सकता है कॉन्जुगेशन हो गई है और उसकी ट्रांसपोर्ट जो होनी है टुवर्ड ड्यूडेनम वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकी, तो इसलिए वो नहीं अंदर उधर जा सका आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ट्रांसपोर्ट कब इफेक्ट होती है? जब गिलबर्ट सिंड्रोम है, क्रेगलर-नेजार सिंड्रोम है, और उसके अलावा जब हमारे पास एक रॉटर्स या ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम है, तो ड्यूबिन में जो है वो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इफेक्टेड होती है, सो कॉन्जुगेटेड ज़्यादा होता है। और जो क्रेगलर-नेजार या गिलबर्ट सिंड्रोम है वहाँ पे उसकी कॉन्जुगेशन ही नहीं हुई होती, सो अनकॉन्जुगेटेड ज़्यादा है, ठीक है। सो ये रीज़न हो सकती है। या फिर उसके बाद हाँ, तो ये 3 तरह की रीजंस, यानी कि हमारी प्री हेपेटिक हो सकती है, लिवर इनसफिशिएंसी होती है, या पोस्ट हेपेटिक यानी कॉन्जुगेशन नहीं हुई, या फिर आगे ट्रांसपोर्ट जो है टुवर्ड द लिवर नहीं हुई। तो ये सारी रीजंस जो हैं वो रेस्ट कर देंगी किसको? आपके बिलिरुबिन को। सो यहाँ जल्दी से हम देख लें 1 को में आपने याद रखना है कि नंबर 1 हम लिवर की इंजरीज़ के लिए ALT, AST ये रेज्ड होते हैं, AP रेज्ड होता है, GGT रेज्ड होता है, ये बिलिरुबिन रेज्ड होता है, लेकिन ये सारे जो हैं ये इंजरी में रेज्ड होते हैं। अगर मैं एग्जैक्टली फंक्शन देखना चाहती हूँ तो मुझे उसके लिए सीरम एल्ब्यूमिन और INR लेवल यानी प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर एक पेशेंट जो है वो इचिंग के साथ आ रहा है और मुझे कोलेस्टेसिस देखना है तो उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज, GGT और बिलिरुबिन रेज्ड होता है। और अगर एक पेशेंट जॉन्डिस या येलोइश डिस्कलरेशन के साथ आता है तो ज़ाहिर है उसमें बिलिरुबिन करा लेंगे, और उसमें फिर हम ये देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी अनकॉन्जुगेटेड रेज्ड है या कॉन्जुगेटेड रेज्ड है, उससे हमें पता चलेगा कि प्री हेपेटिक कॉज है, हेपेटिक है या पोस्ट हेपेटिक कॉज है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ट्राइफेजिक स्कैन में आपको कराती हूँ।